प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि बाणभट्ट का परिचय जान सकेंगे। महाकवि बाणभट्ट का परिचय इस प्रकार से है। कुछ पाश्चात्य संस्कृत आलोचकों को यदि छोड़ दिया जाए तो इस विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं कि बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। साहित्य में जिस प्रकार उनका स्थान संदेह से परे है, उसी प्रकार उनका इतिवृत्त और उनकी कृतियां भी असंदिग्ध हैं। इसका कारण उनके आश्रयदाता हर्षवर्धन का ऐतिहासिक व्यक्ति होना, उनकी कृतियों में वर्णित घटनाओं का अंत है व बहिरंग साक्ष्यों द्वारा प्रमाणीकरण तथा हर्षचरित के 2.5 उच्छ्वासों में प्रस्तुत उनका आत्मचरित। हर्षचरितम के प्रथम उच्छ्वास में बाण के वंश का परिचय इस प्रकार प्राप्त होता है। एक बार सरस्वती को दुर्वासा ऋषि के शाप से पृथ्वी पर आना पड़ा। सरस्वती ने शोण नदी के तट पर एक लता मंडप में अपना निवास स्थान बनाया। शोण में नित्य स्थान और देवार्चन करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन च्यवन के पुत्र दधीच को सरस्वती ने उधर से जाते हुए देखा। दधीच को देखकर उसके प्रति सरस्वती के मन में प्रेम अंकुरित हो जाता है। दधीच के मन में भी सरस्वती के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। जब दोनों का आपस में प्रगाढ़ प्रेम हो गया तो दधीच 1 वर्ष तक सरस्वती के आश्रम में रहे। देवयोग से सरस्वती ने गर्भ धारण किया और समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पैदा होते ही सरस्वती ने उसे यह वर दिया कि वह समस्त विद्याओं में पारंगत हो। तत्पश्चात वह ब्रह्मलोक को चली गई। सरस्वती के चले जाने पर दधीच भार्गव वंश में उत्पन्न अपने भाई की पत्नी अक्षरमाला के पास उस सारस्वत पुत्र को पालने के लिए छोड़कर तपस्या में संलग्न हो गए। जिस समय सरस्वती के पुत्र पैदा हुआ था, उसी समय अक्षरमाला ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम वत्स पड़ा। वत्स में और सारस्वत में सहोदर भाई जैसा प्रेम था। सारस्वत तो माता के वरदान के कारण यौवन आरंभ में ही समस्त शास्त्रों का विद्वान हो गया। उसने वत्स को भी अपनी सारी विद्या दे दी और उसका विवाह करा के प्रीतिकूट नामक स्थान बनवा दिया। पश्चात वह स्वयं तपस्या करने के लिए पिता दधीच के पास चला गया। उसी वत्स वंश की परंपरा में बाण का जन्म हुआ। बाण के पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। चित्रभानु भी बड़े ही विद्वान और याज्ञिक ब्राह्मण थे। उन्होंने भी यज्ञ धूम राशि से यज्ञ अग्नि से समुत्पन्न कीर्तिलता को समस्त दिगंत में फैलाया। शारदा उनके हवन से उत्पन्न श्वेत बिंदु को स्वयं पहुँचती थी, ऐसा कहा जाता है। चकार यस्याध्य ध्वर धूम संचयो मलिमसः शुक्लतरम निजम यशः सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम सीकराम्भस है। बचपन में ही नियति ने बाण से अपनी माता को छीन लिया। पिता ने ही मात्र सुलभ भाव से बाण का पालन पोषण किया, किंतु विधि को यह स्वीकार्य नहीं था। उपनयन संस्कार के बाद 14 वर्ष की अवस्था में महाकवि को पिता के वात्सल्य सुख से भी वंचित होना पड़ा। मातृहीन अबोध बालक का हृदय विचलित हो उठा।
माथे पर चिंता की कुटिल रेखाएं उभरने लगी। फलस्वरूप शोक संतप्त किशोर बालक अन्यमनस्क होकर घर पर ही अपना समय बिताने लगा। कुशल अभिभावक के अभाव में बाण स्वतंत्र प्रकृति के हो गए और एक बार सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर उन्मुक्त जीवन बिताने के लिए तत्पर हो उठे। संसार की नई नई चीज़ों को देखने की यौवन सुलभ कौतूहल वृत्ति जाग उठी। फलतः वे यौवन के प्रारंभ में ही घुमक्कड़ हो गए। पैतृक संपत्ति की भी कमी नहीं थी, अतएव मन चाहे दोस्त मिल गए। पैतृक संपत्ति और मर्यादा की तनिक भी परवाह न कर स्वच्छंदता से अपनी मित्र मंडली के साथ देश देशांतर में भ्रमणार्थ चल दिए। उनके स्वच्छंद विचरण से लोग अप्रसन्न हो उनकी हंसी उड़ाने लगे। बाण के साथ पर्यटन में भाग लेने वाले भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे। लोक भाषा कवि, ईशान वर्ण कवि, वेणी भारत, प्राकृत भाषा में रचना करने वाले वायु विकार, ये सब बाण की अंतरंग मित्र थे। अनंग बाण और सूची बाण ये दोनों बंदीजन थे। इन सब के अतिरिक्त बौद्ध भिक्षुणी, चक्रवाकिका, विश्ववेद्य, मयूरक, पान का बीड़ा लगाकर देने वाले चंडक, स्वर्णकार का अध्यक्ष सिंधु सेन, लेखक गोविंद, चित्रकार, मृदंग वादक, बंशी वादक, मधुकर, नर्तक, तांडविक, जुआ खेलने वाला, सभी वर्ग के प्रतिनिधिभूत लोगों की बाण के मित्र के रूप में अच्छी एक समूह था। इन सब की एक लंबी सूची बाण ने हर्षचरित में दी है। अपने इन मित्रों के साथ घूमते हुए बाण ने विभिन्न देश और प्रसिद्ध स्थानों का अवलोकन किया। अनेक राजकुलों में पधार कर वे राजकीय वातावरण से परिचित हुए। अनेक गुरुकुलों तथा शिक्षण संस्थाओं में जाकर पंडितों की संगति की। विचारों के आदान प्रदान से जीवन में सांसारिक गंभीर विषयों का ज्ञान हुआ। संसार और मानव जीवन की वास्तविक समस्याओं के समाधान में संलग्न विद्वत गोष्ठी में सम्मिलित होकर संसार की यथार्थ स्थिति के अध्ययन करने का मौका मिला और अंत में देश विदेश का भ्रमण करके बौद्धिक विकास, सांसारिक अनुभव और उदार विचारों के साथ बाण अपनी जन्मभूमि प्रीतिकूट को लौटाए और अपने बचपन के साथियों से मिलकर आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच एक दिन महाराज हर्षवर्धन के छोटे भाई कृष्ण का पत्र लेकर बाण के पास एक दूत आता है। बाण के पूछने पर उसने अर्थात दूत ने कृष्ण का कुशल सुनाकर एक पत्र दिया। साथ ही कृष्ण का यह मौखिक संदेश भी सुनाया कि मैं तुमसे बिना कारण ही अपने बंधु के समान प्रेम करता हूँ। तुम्हारे परोक्ष में चाटुकारों ने सम्राट से तुम्हारी बाल सुलभ चपलताओं का लाभ उठाकर राजा की भावना को तुम्हारे प्रति विपरीत कर दिया है। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ और मैंने तुम्हारी वास्तविक स्थिति का परिचय देकर तुम्हारे लिए सम्राट से निवेदन भी किया। सौभाग्य से वे अनुकूल हो गए हैं, अतः अब तुम अविलंब यहाँ आकर राजा की प्रसन्नता से लाभ उठाओ और राज्यसभा को अपने विद्युत से चमत्कृत करो। इस प्रकार का संदेश दूत के द्वारा कृष्ण ने वहाँ पर भेजा था। हर्षवर्धन के छोटे भाई कृष्ण ने बाण के लिए भेजा। कृष्ण का इस प्रकार संदेश सुनकर बाण अंतर्द्वंद में पड़ जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। यह अंतर्द्वंद का विषय था। बाण ने सोचा कि मेरे प्रति सम्राट की भावना अच्छी नहीं है,
फिर भी अकारण बांधव कृष्ण का आग्रह है कि मैं वहाँ जाऊं। मुझ में ऐसी कोई क्षमता भी नहीं कि राजकुल में आदर पाने का अपने को अधिकारी समझूं। सेवा वृत्ति मेरे स्वभाव के विपरीत है और मेरी वंश परंपरा में राजवंश से परिचय का कोई क्रम नहीं। अतः राजसभा में कैसे जाया जावे। बहुत सोच विचार करने के उपरांत भगवान शिव को साक्षी बनाकर बाण ने सम्राट के सम्मुख जाने का निश्चय किया। माता के अभाव में पिता की बहन मालती ने कवि के प्रस्थान की तैयारियां की। ग्राम के वृद्धजनों ने आशीर्वाद प्रदान किया और कुलवधुओं ने अटारियों से पुष्प वर्षा की। कन्याओं ने आरती उतारी। बाण ने गुरुचरणों की धूलि को अपने तन से और सिर पर लगाया और कुल देवता को प्रणाम कर प्रीतिकूट से कन्नौज सम्राट की राजसभा के लिए यात्रा प्रारंभ की। कई दिनों के बाद बाण सम्राट की राज्यसभा में पहुँचे। राजा से मिलने की अनुमति प्राप्त होती है। प्रसन्नतापूर्वक सम्राट के सम्मुख जाकर बाण ने अपना दाहिना हाथ उठाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक राजा को आशीर्वाद दिया। बाण को देखकर अंतःकरण से प्रसन्न होकर भी बाह्य दृष्टि से महानयम भुजंग कहकर सम्राट ने उनकी अवहेलना की। सम्राट के इस वचन से आहत होकर बाण ने राजा से निर्भीक किंतु सविनय भाव में निवेदन किया कि राजन, संसार में मनुष्य का स्वभाव विचित्र होता है। अतः सत्पुरुषों को सर्वथा यथार्थदर्शी होना चाहिए। यदि मेरा वास्तव में कोई अपराध है तो मेरे ऊपर का यह आरोप सत्य हो सकता है, किंतु अकारण ही मुझे कुटिल या लंपट समझना आपको शोभा नहीं देता। राजन, मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने वेदों और अनेक षडांगों का विधिवत अध्ययन किया है। अन्य शास्त्रों का भी यथासाध्य अवलोकन किया है। समय से मेरा यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं और विवाह के समय से अभी तक नियमित गृहस्थ रहा हूँ। फिर महाराज को मुझ में भुजंगता का आभास कैसे मिला? महाराज स्वयं मेरी वास्तविक स्थिति को समय पर जान जाएंगे। बाण के इस प्रकार कहे जाने पर राजा इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं कि मैंने ऐसा ही सुना था। इतना कहकर राजसभा से चले जाते हैं। बाण मन में तर्क वितर्क करके अपने विश्राम स्थल पर आए और अपने परिवर्तन और सुधार करके राजा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद राजा बाण के वास्तविक स्वभाव से परिचित हो गए और उनके अलौकिक काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राज्यसभा में समुचित स्थान पर प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार महाकवि बाण शनै शनै सम्राट के विश्वासपात्र और स्नेहभाजन बन गए। सम्राट ने प्रसन्न होकर बाण को वश्यवाणी चक्रवर्ती इस सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। एक बार सम्राट से अवकाश लेकर शरत काल में के प्रारंभ में अपने बांधवों को देखने की उत्कंठा से इच्छा से बाण अपनी निवास भूमि प्रीतिकूट आए। वहाँ पर बांधवों ने उनका बड़ा अच्छा सुंदर स्वागत किया और लोग इसी बीच बाण का सुदृष्टि नामक पुस्तक वाचक आया और वायु पुराण का पाठ करने लगा। उसी समय सूची नामक बंदी ने 2 आर्याओं का पाठ किया, जिनमें सम्राट हर्ष की जीवन की और मार्मिक संकेत था।
हर्ष के चरित्र से वायु पुराण की अभिन्नता प्रतीत कराना ही आर्याद्वय का आंतरिक रहस्य था। इन दोनों आर्याओं को सुनकर बाण के सभी चचेरे भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से सबसे कनिष्ठ श्यामल ने साहस करके बाण से हर्षचरित सुनाने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर बाण दूसरे दिन सम्राट हर्ष के पूर्व पुरुषों के चरित्र के साथ हर्षचरित सुनाने लगे। संक्षेप में महाकवि की जीवन लीला इतनी ही है। आज की कालांश में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।